लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला डेयरी सेक्टर, लगभग 450 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वाला देश, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश भारत ने अभी हाल में ही व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 स्टार्ट किया। आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री के समय में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ हमने व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। ये वो समय था जब हमारे यहाँ दूध की उपलब्धता ना के बराबर थी, लगभग 7 मिलियन टन रही होगी, और आज अगर हम देखें तो ये लगभग 1256% बढ़कर 230 मिलियन टन हो गई। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे गवर्नमेंट का फोकस है। इसी फोकस के लिए गवर्नमेंट ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 स्टार्ट किया है, इसका सेकेंड वर्जन स्टार्ट किया है। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका एसओपी इशू कर दिया है सरकार ने। हम इस डिस्कशन के लिए है यहाँ पर कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, इसके कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो जो हुआ, आपको याद होगा ऑपरेशन फ्लड हमने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1970 में। इसी ऑपरेशन फ्लड से ही व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। और ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये स्टार्ट किया था किसने? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी। अभी आप देखेंगे हम एनडीडीबी 2.0 की बात करेंगे, ठीक। तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड एनडीडीबी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अध्यक्षता में स्टार्ट किया गया था, जिससे हमारे यहाँ दूध की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी। ये तो पुरानी बात रही व्हाइट रेवोल्यूशन के समय की बात। अभी आगे हम लोग बात करते हैं इस पे। जो अभी है व्हाइट रेवोल्यूशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ध्यान से समझिएगा, ये मेंस में पूछा जा सकता है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है एम्पावरिंग वुमेन फार्मर्स, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है? एम्पावरिंग वुमेन फार्मर्स। ठीक है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कोशिश कर रही है जेंडर इक्वलिटी, स्पेशली इन इकोनॉमिक सेक्टर। किसी तरह से महिलाओं का इकोनॉमी पे कंट्रोल बनाया जाए या उनको बराबर का भागीदारी दिया जाए, ताकि उनके अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस, उनके अगेंस्ट होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। इस पे सरकार बहुत एफर्ट्स कर रही है। आप एक सेपरेटली इसको तैयार करिएगा कि आखिर वो कौन कौन से एफर्ट हैं अदर देन लॉ, कानून बनाने के अलावा कानून जिससे हम महिलाओं को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के प्राइम ऑब्जेक्टिव में क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो हमें वुमेन फार्मर्स को डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाना है, किससे? व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 से। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है इनहांसिंग लोकल मिल्क प्रोडक्शन। जो लोकल मिल्क प्रोडक्शन है उसको इनहांस करना है, राइट। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है और डेयरी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। आप ऐसे समझिए कि लगभग 2000 करोड़ हमने लास्ट ईयर 2023-24 में हमने केवल और केवल यूएई भेजा है, केवल और केवल दुबई भेजा है। ये सारे डेयरी प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो ये पूछा जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या देखिए? इंक्रीज मिल्क प्रोक्यूरमेंट ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स बाय 50%। जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उनसे जो मिल्क खरीदते हैं उसके प्रोक्यूरमेंट को बढ़ाया जा सके। कितना बढ़ाया जा सके? आज की डेट में कितना है? 660 लाख लीटर्स। 660 से बढ़ाया जा सके। कितना? 660 से बढ़ाकर किया जा सकता है 1000 लीटर, 1000 लाख लीटर। तो कितना इंक्रीज करना है? लगभग 50%, ठीक है। ये पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़िए, इसमें और कुछ भी नहीं, ये ऐसे याद करिए। कितने सालों में? ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, राइट, इस प्रोक्यूरमेंट को बढ़ाकर। अब देखिए इससे फायदे क्या होंगे। इसका फायदा होगा कि जब कोऑपरेटिव्स ज्यादा खरीद रही होंगे तो कोऑपरेटिव्स भी प्रमोट हो रही होंगी। और दूसरा, ज्यादा कैसे खरीद रहे होंगे? जब हम अन्य लोगों को मार्केट का एक्सेस दे रहे होंगे। तो जो लार्जली डेयरी सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है उसको कोऑपरेटिव सेक्टर ज्यादा परचेज करे, इसलिए हम एम्पावर कर रहे होंगे। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बूस्ट मिल रहा होगा,
ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट होने के लिए, एज वेल एज कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी प्रमोट हो रहे होंगे। तो ये एक डबल विजन ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इसमें अगला क्या है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है। मैंने अभी बताया था, ये जहां ऑपरेशन फ्लड या जो पहला व्हाइट रेवोल्यूशन था वो क्या था, एनडीडीबी 1.0 था ना, या एनडीडीबी था। फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अभी क्या हमने एक और स्टार्ट किया, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी 2.0। जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसकी जो नोडल एजेंसी है उसका नाम क्या है, एनडीडीबी 2.0। इसको मेजर टास्क क्या दिया गया है कि 40,000 पर कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको पता होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में हम मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं। तो 1,000 ऐसी एम्पैक्स को, देखिए 1000 मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कितने रुपए से मदद करना, 1,000 की हम मदद करेंगे, लगभग 40,000 रुपए पर सोसाइटी की मदद से। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इनको प्रोक्योरमेंट करना है दूध को, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना है। आज की डेट में बात करें तो हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कितना प्रोडक्शन है, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, करंट प्रोडक्शन है 230 मिलियन टन, और इन 1950-51 इट वाज जस्ट 17 मिलियन टन। तो जहां आजादी के जस्ट बाद 1950-51 में हम लगभग 17 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे थे, और आज हम कितना कर रहे हैं 2023-24 के अकॉर्डिंगली 230। और अगर हम ये इंक्रीज देखें तो ये एक बहुत सब्सटेंशियल इंक्रीज है, लगभग 1256% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो मिल्क सेक्टर एक्सपोनेंशियली ग्रो किया हमारे यहाँ पे इंडिया में। क्लियर, ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो हमें समझनी होगी, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम कुछ उत्पादकता की बात करें तो हमारे यहाँ पे उत्पादकता पशुओं की कम है, जैसे 8.55 kg पर डे जो क्रॉस ब्रीड है हमारे यहाँ पे। ऐसी गायों या भैंसों की नस्लें हैं जो जिन्हें विदेशी नस्ल कहा जा सकता है, जो क्रॉस ब्रीड से हैं, वो लगभग 9 किलो या 8.5 किलो दूध पर डे प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ देसी है या नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है वो कितना दे रहे हैं, लगभग 3.44। तो ये एक कारण है लो प्रोडक्शन का, कि हमारे यहाँ जो स्पीसीज हैं उनमें हम चेंज कर सकते हैं, और आपको पता है स्पीसीज में चेंज करने के लिए बहुत सारी जेनेटिकली मेकअप चीज आ गई है। तो हम लोग जेनेटिकली मैरिड एनिमल्स बना सकते हैं, बनाएंगे, या हम इनकी ब्रीडिंग्स पैटर्न में चेंज करेंगे। आगे हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, और ये पेपर 3 में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। दूसरा कारण है रीजनल डिस्पैरिटीज, जहां पंजाब में लगभग 13 से 14 किलो एक एनिमल का प्रोडक्शन है, एक एनिमल इतना दूध देता है। वहीं ये उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये कम होता चला जाता है। यहाँ देखें कि जहां पंजाब में 13.49 है, लेकिन बंगाल में कितना है 6.30। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन तो आप रिलेट कर सकते हैं फॉडर से, चारे से, कि गेहूं की उपलब्धता या खाने की उपलब्धता पंजाब में खेती ज़्यादा डेवलप्ड है, और ये जो वेस्ट बंगाल का जोन है यहाँ कंपैरेटिवली फॉडर कम है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि पशुओं की उत्पादकता कम है। तो दूसरा हमें काम ये करना होगा कि हमें पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनके फॉडर पर काम करना होगा। फॉडर पे काम करने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक मिक्स प्लांट अमूल ने लगाया है गुजरात में, जिसमें वो अलग अलग चीज़ों को पहले से मिक्स करके रखते हैं, एनिमल्स के फूड को मिक्स करके रखते हैं, जो उनकी ज़रूरत के अनुसार बनाया गया होगा। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अक्टूबर में पीसीएस का प्रीलिम्स है, बिहार का प्रीलिम्स है, उसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 5 सबसे बड़े प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से? सबसे नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ये पांचों मिलकर पूरे देश का 53% प्रोड्यूस करते हैं। तो पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, कि टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट में नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात, पांचवा आंध्र प्रदेश। और ये मिलकर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये लगभग 53% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं।
ठीक है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। तो मैंने आपको बताया लगभग आधा 459 ग्राम 459 ग्राम पर डे, जहां पूरी दुनिया में जो दूध की उपलब्धता अगर हम देखें तो 323 ग्राम पर डे है, 323 ग्राम्स पर डे है। वहीं पे भारत में कितनी है, 459 ग्राम्स पर डे। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझे, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को ये मिल रहा है। अगर हम पूरी जनसंख्या को टोटल मिल्क प्रोड्यूस्ड से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, 459 ग्राम आता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ उपलब्धता है। अब यहाँ पे समझिएगा, बट इसमें भी बड़ी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। लगातार मिल्क के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो पिछले 5 सालों में 40 रुपए से बढ़कर 60 से 65 रुपए पर लीटर हो गया है। तो ये जो 459 ग्राम पर डे है, इसमें बहुत सारा डेयरी सेक्टर के प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हैं। तो 459 ग्राम पर डे का अर्थ ये बिल्कुल नहीं हुआ कि इतना दूध हर व्यक्ति को मिल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि इतनी दूध की उपलब्धता है। मिलने को इससे बहुत कम किसी के पास उपलब्ध है और इससे बहुत ज्यादा किसी को। तो ये जो डिस्पैरिटी है ये हर जगह है, हर सेक्टर में आपको मिलेगी। क्लियर? आगे देखिए, एक ये पॉइंट समझने वाला है, थोड़ा सा देखिएगा। हमारे यहाँ क्या है ना कि एक ग्रोथ रेट से समझिए, जहां ओवरऑल मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज किया, ये पीसीएस के प्रीलिम्स में भी देखिएगा। ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन आज़ादी के बाद से देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है, मैंने बताया बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया है। बट अगर ग्रोथ रेट देखें, यानी जिस सेक्टर से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था उसमें ठहराव सा आने लगा है या डिक्लाइन आने लगा है। देखिए, जहां 2018-19 में 6.47 के परसेंटेज से ये सेक्टर बढ़ रहा था, वहां आप कितना बढ़ रहा है, 3.83 की दर से बढ़ रहा है। यानी ऐसे समझे कि हमारे एफर्ट्स के बावजूद इस सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रही, जबकि अभी बहुत ग्रोथ हो सकती है। इंडिया एक ऐसा देश है जो इस सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को स्टार्ट किया। तो ये पॉइंट मैंने इसीलिए हाईलाइट कर दिया, आप ध्यान दीजिएगा। जहां ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, बट जो इसकी ग्रोथ रेट है, जो इसके बढ़ने की दर है, उसमें कमी आ गई। और कमी कितनी आ गई है, लगभग देखें पिछले 6-7 सालों में लगभग आधी कमी आ चुकी है। कहने का मतलब सीधा सा हुआ कि अब उतनी तेजी से ये सेक्टर इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी पॉइंट समझिएगा। जो डेयरी सेक्टर है या जो प्राइमरी सेक्टर है इंडिया में, वो लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है। आप बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लगभग 63% दूध हमारे यहाँ जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहा है। इसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार का फोकस क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर है। इसीलिए हम 40,000 पर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी दे रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं इनका प्रोक्यूरमेंट बढ़े। मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। और प्रोक्यूरमेंट बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कन्वर्ट होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इन ग्रुप्स को बनाने का ऑब्जेक्टिव हमारे पास सीधा सीधा ये है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि हम वुमेन को एम्पावर कर पाएं और यूनाइट कर पाएं। क्लियर? आप ये भी समझ लें कि ये जो डेयरी सेक्टर है, ये कहीं ना कहीं लगभग 10 करोड़ 8.5 करोड़ महिलाओं को, क्षमा करिएगा, 8.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। आपने जरूर सुना होगा मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। भारत में एक पैटर्न है मिक्स्ड फार्मिंग। जब हम खेती और पशुपालन साथ में करते हैं ना, एग्रीकल्चर एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री साथ में करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। तो भारत में ज्यादातर जो किसान है वो पशुओं को साथ में रखते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। राइट? मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में अंतर है। आप इस पे वर्कआउट करिएगा कि डिफरेंस क्या है क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में। क्लियर? डेयरी सेक्टर को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, और डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी लगभग 70% गांवों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं हमारे यहाँ। थोड़ा बहुत स्कोप है, इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। जहां पे ग्रोथ रेट की बात हो रही, ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा, मिल्क प्रोडक्शन हर बार बढ़ रहा है, बट इसकी ग्रोथ कम हो रही। देखिए 2018-19 में कितनी थी, लगभग 6.5%, और 22-23 में कितनी आ गई है, लगभग 3.5%। ठीक है? ये अभी जो पीछे हम लोग ने बात करी है
कि ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, बट जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था, वो ग्रोथ रेट क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। इसीलिए जरूरत थी व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की। पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्स में। दूसरा पॉइंट समझिएगा, एक कंज्यूमर ओरिएंटेड बात करते हैं। जहां हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जहां अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी है, ग्लोबल अवेलेबिलिटी है 300 ग्राम और हमारे यहाँ उपलब्धता है लगभग कितनी, 450 ग्राम, 459 ग्राम। कैसे दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ इसके कॉस्ट पे काम किया जा सकता है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का, वो है कि कैसे प्रोडक्शन और बढ़ सकता है और कैसे कंज्यूमर्स को इसका रेट पे कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो समझिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मेंस में, वेज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मिल्क। ठीक है, ऐसे समझिए कि आज की डेट में एक एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर गाँवों में 314 रुपए है दूध पर और शहरों में 466 रुपए है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझिएगा। यहाँ पे फिर वही मतलब है, एवरेज गांव में प्रति परिवार 314 रुपीस का एक्सपेंडिचर होता है और जबकि शहरों में कितना है, 466 रुपीज है। ये वेरिएंस आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि प्राइसेस में अंतर है, गांव के प्राइसेस और शहरों के प्राइसेस में अंतर है। इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं ये एक सिग्निफिकेंट है, ये अदर एक्सपेंडिचर, जैसे आप खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, एग्स खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। खैर, ये तो हम लोग भी अपने परिवारों में महसूस कर रहे हैं कि दूध का खर्चा ज़्यादा हो चुका है। अब ये हमें कॉस्ट कटिंग करना होगा, हम कैसे कर सकते हैं? इसके दो सबसे बड़े पॉइंट्स हैं। ये वही वाली बात हमने बताई आपको, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। कितना बढ़ चुका है प्राइस? 42 रुपए से बढ़ते हुए 60 रुपए हो चुका है लास्ट 5 ईयर में। प्रैक्टिकली देखें तो आज की डेट में 68 रुपीज पर लीटर है मिल्क। अमूल का दूध देखें तो 68 रुपए पर लीटर है। इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो आप समझिए महंगाई तो है ही है, और दूसरा जो फॉडर है इसकी उपलब्धता कम है, या ये फॉडर महंगा होता जा रहा है। फॉडर मतलब चारा। तो महंगाई के नाते कुछ दूध महंगा हो रहा है और कुछ चारे की उपलब्धता कम है। तो दोहरा काम करना और होगा, हमें किसी तरह से फॉडर्स पर भी काम करना होगा। हम देखेंगे कि अमूल जैसे कुछ कोऑपरेटिव्स ने फॉडर पे काम करने के लिए अलग से एफर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। दो तरीके से बढ़ाया जा सकते हैं। पहला, न्यू ब्रीडिंग टेक्निक, जनरल भाषा में समझते हैं। एक गाय या एक पशु अपने जीवन में 4 से 5 बछड़ों को जन्म दे सकता है। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करें, इनके पैटर्न में चेंज करें, तो ये संख्या बढ़ाकर 8 से 10 कर सकते हैं। दूसरा जो लिखा हुआ है सेक्स सॉल्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें उस सीमेन को अलग कर लेते हैं जिसमें से बछड़े होने की संभावना ज़्यादा है या पुरुष बछड़ा होने की संभावना ज़्यादा है, मेल काफ्स होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे से हम प्रोड्यूस कराएंगे तो 90% मामलों में हम केवल फीमेल बछड़ों को ही जन्म दिला पाएंगे। तो सेक्स सॉल्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी और मिक्स ब्रीडिंग टेक्निक से हम इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। और मोर काउ मीन्स मोर मिल्क, राइट। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, इनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एनिमल्स, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए टोटल मिक्स्ड राशन TMR प्लांट लगाया है अमूल ने। कहाँ पे लगाया है? सारसा कोई जगह है, आनंद गुजरात में, यहाँ पे लगाया है। ये TMR क्या है? टोटल मिक्स्ड राशन क्या चीज है? इसमें ड्राई और ग्रीन पाउडर के साथ साथ हम कुछ फोर्टिफिकेशन करते हैं ऐसे मिनरल्स का, ऐसे विटामिन का जो पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे TMR प्लांट हमारे लिए फ्रेश पाउडर से ज़्यादा सस्ते पड़ रहे हैं। तो इनके नंबर्स को बढ़ाया जा सकता है और इससे पशुओं के लिए रेडी टू ईट फूड बनाया जा सकता है। और ये रेडी टू ईट फूड ऐसा होगा जिसमें इनको हर तरह की उपलब्धता होगी। ठीक है, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इस सेक्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ पर्टिकुलर टाइप की आप चीज़ें देखेंगे जब UPPC दे रहे हैं, तो इसमें एनिमल्स के टाइप, एनिमल्स की प्रजातियों के नाम, जैसे साहीवाल या गायों की प्रजातियों के नाम, भैंसों की प्रजातियों के नाम, बकरी की प्रजातियों के नाम, इनके नंबर्स कि उत्तर प्रदेश में गायों की संख्या ज़्यादा है कि भैंसों की संख्या ज़्यादा है, इस तरह के कुछ प्रश्नों को देखा गया है। तो इनको और आप कवर कर लीजिएगा।
इसके अलावा ये देख लीजिएगा कि किसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, किसका कम है। प्रमुख कारणों में ऐसे समझने की कोशिश की कि कैसे डेयरी सेक्टर के माध्यम से हम वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वाइट रेवोल्यूशन 2.0 का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? 660 लाख लीटर आज की डेट में कोऑपरेटिव जो परचेज कर रहे हैं, अगले 5 सालों में इसे कहाँ तक बढ़ा देना है? 1000 लाख लीटर तक कर देना है। इसमें बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे।